संक्षिप्त में अपना इंट्रोडक्शन दे अनन्या। सर, मेरा नाम अनन्या है और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग रत्ना मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर से कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन गोरखपुर से बीएससी बायोलॉजी में कंप्लीट किया है। एंड कमिंग टू माय फैमिली, मेरे फैमिली में टोटल 6 लोग हैं। मेरे फादर बिजनेसमैन है, मेरी मदर होम मेकर है और 3 यंगर सिबलिंग्स हैं। और सर, मुझे मेरी डेली लाइफ के कुछ बेस्ट मोमेंट्स में से मुझे मेरी मदर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है और मेरी यंगर सिस्टर के साथ बातें शेयर करना पसंद है। और सर, मेरी हॉबीज में मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद है। थैंक यू सर। ओके, तो आप बिलोंग करती हैं कुशीनगर से, तो कुशीनगर का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आप बता सकती हैं? श्योर सर। सर, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। क्योंकि लॉर्ड बुद्धा जो थे उन्होंने यहाँ पे महापरिनिर्वाण लिया है आफ्टर हिज डेथ। तो सर, ये बुद्धिज्म के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट टूरिस्ट प्लेस है अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो एशिया। अच्छा, महात्मा बुद्ध के बारे में आप क्या जानती हैं? कुछ बता सकते हैं उनके बारे में, कहाँ उनका जन्म हुआ था, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, उनकी फिलॉसफी क्या है, कुछ इसके बारे में आप बता सकती हैं? तो सर, उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और उन्हें उन, उन्होंने 29 ईयर्स के एज में अपनी फैमिली और सब कुछ अपना राज्य मतलब छोड़ के वो सर खोज में निकल गए थे जिंदगी का मतलब क्या अर्थ है उसके उसके खोज में निकले थे। और उनके कुछ लर्निंग्स हैं, उनके जो आइडियाज हैं, जैसे कि उन्होंने बोला था कि जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, जो हमारा सौरों का कॉज है, वो हमारा डिजायर है। और अगर हम डिजायर पे कन्कर कर लेते हैं तो हम इनलाइटमेंट को अचीव कर लेंगे। अच्छा, तो उनका कोई फिलॉसफी है, कोई पार्टिकुलर फिलॉसफी, अष्टांगिक मार्ग वगैरह कुछ सुनिए, फोर फोर नोबल ट्रूथ वगैरह, कुछ है ऐसा सर, कुछ? 8 फोल्ड है उनका, एट एट पाथ फोल्ड है। हम्म। रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पढ़ा था मैं, पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। कोई नहीं। अच्छा, तो आप फिर गोरखपुर से आपने पढ़ाई कंप्लीट की, जी सर। तो गोरखपुर में क्या चीज, कुछ टूरिस्ट प्लेस है, कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है वहां पे? अ, काफी न्यूज में रहता है सर गोरखपुर। सर, क्योंकि ये सीएम सिटी है पहले तो, और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही है। और दूसरा, गोरखनाथ टेम्पल भी बहुत फेमस है। अ, और सर, यहाँ पे अभी रिसेंटली एक जू इनॉग्रेट हुआ है, 2-3 साल हो गए लगभग। वो सर, शायद वो एशिया का सबसे बड़ा जू ऐसा कहा जाता है। अच्छा, गोरखपुर कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है? अ, सर, मुझे अभी 2 नाम याद आ रहा है, कैन आई गेस? हाँ बिल्कुल करिए। सर, एक रामगढ़ ताल और एक गंडक नदी। नहीं, रामगढ़ तो ताल, वो तो ताल हुआ ना, वो तो लेक हुआ, ताल को इंग्लिश में लेक कहते सर, हैं, तो वो लेक है। गंडक अच्छा, गंडक। अच्छा, गोरखपुर में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट कुछ हुआ है इधर, आप बता सकते हैं कुछ रिसेंट डेवलपमेंट जो इधर लास्ट 5-7 ईयर्स में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट क्या हुआ है? सर, एम्स का इनॉग्रेशन हुआ है अभी 2-3 साल पहले। हम्म। अ, और सर, गोरखपुर का तो नहीं, पर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन अभी 2020 में हुआ है सर। ओके, तो वो अभी एयरपोर्ट कितने हैं ये उत्तर प्रदेश में पूरे? अभी न्यूज में भी था। अ, हाँ सर, मैंने पढ़ा था कि मैक्सिमम करके यूपी में ही एयरपोर्ट है, पर मुझे वो नंबर याद नहीं आ रहा अभी सर। सॉरी सर। अच्छा। अच्छा, ये अभी उत्तर प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? सर, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं यहाँ से? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। ठीक है। अच्छा, आपने हॉबी बताया आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है? हाँ जी सर। तो ये क्या है, मतलब क्या करती हैं इसके अंदर आप आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर? सर आर्ट आर्ट में जैसे बहुत कैटेगरी आती है, जैसे कि पेंटिंग, स्केचिंग, और भी चीजों को भी सर आर्ट में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली सर मेरा मेन है कि मैं मुझे पेंसिल स्केचिंग में काफी रुचि है। मैं पेंसिल स्केचिंग करती हूँ। तो क्या कोई पार्टिकुलर टाइप्स के आप पेंटिंग करती हैं? सर मैं ज्यादातर पेंसिल स्केचिंग करती हूँ, जैसे कि अ, सर वो उसमें कोई टाइप नहीं होता, लाइक आपको लाइन ड्रॉ करने होते हैं, फिर शेडिंग करनी होती है थ्रू अलग हम्म। अलग पेंसिल से। हम्म। उनके नंबर्स होते हैं सर, पेंसिल के अलग अलग पेंसिल, शेडिंग के लिए अलग पेंसिल होती है, लाइनिंग हम्म। आउटलाइनर के लिए अलग पेंसिल होती है। और हम्म। सर पेंटिंग भी थोड़ा बहुत करती हूँ, पर ज्यादातर मैं स्केचिंग स्केचिंग करती हूँ। अच्छा, कुछ पेंटिंग का टाइप्स ऑफ पेंटिंग का नाम बता सकती हैं अक्रॉस द इंडिया ये से, आप सर अगर मैं पूछूं तो? होता है, ऑयल पेंटिंग होती है, एक्रिलिक हम्म। पेंटिंग होती है सर। ओके। तो आपने मधुबनी पेंटिंग सर वगैरह के बारे में सुना है? मधुबनी पेंटिंग यस सर, मैंने सुना है मधुबनी पेंटिंग। क्या होता है मधुबनी पेंटिंग? सर ये जैसे कि ये बिहार का एक ट्रेडिशनल आर्ट है। हम्म। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में, वहाँ पे इसको बहुत ज्यादा मतलब लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। इसमें सर हम्म। कुछ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बना के उसमें हम्म। जो अपनी भावनाएं हैं या फिर अ, उसको व्यक्त किया जाता है। इसमें सर नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं। सर अभी इतना ही रिकॉल कर पा रहे अच्छा, तो गोरखपुर में, जैसे आपने नाम सुना होगा, काफी न्यूज में रहता है, एक स्कीम है उत्तर प्रदेश में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सुना है आपने? हैं। यस सर। क्या यस ये सर सुना है। क्या ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? सर ये उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया था, और अभी बाकी बहुत सारे स्टेट्स ने भी इसे अपना लिया है। सर इसमें ये है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वहाँ की फेमस कोई भी चीज हो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको एज अ सिंबल कि मतलब ये चीज यहाँ के लिए इस डिस्ट्रिक्ट के लिए उसको फेमस, मतलब उसको एक टैग दे देते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में इसकी मतलब ज्यादा यूज तो नहीं बोलेंगे सर, मतलब वहाँ की खासियत होती है उस डिस्ट्रिक्ट की। जैसे कि गोरखपुर का जैसे सर टेराकोटा है, और कुशीनगर का सर कुशीनगर आर्ट फैक्ट्स बोलते हैं उसको। वेरी गुड। तो उसको टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला हुआ है, करेक्ट? क्या Yes, होता है sir। टेराकोटा, क्या होता है? सर इसमें मिट्टी मिट्टी से अलग अलग चीजें बनाई जाती है सर। एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं सर, हम्म। पर अलग अलग उसको कलर कलर भी करते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी के ऐसे अलग अलग स्टैचूज टाइप बनाते हैं, और फिर उसको डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, दिवाली के टाइम उसको यूज करते हैं। अच्छा, सेकंड आपने कहा कि रीडिंग बुक्स वगैरह ना, सेल्फ हेल्प बुक्स, ऐसा कुछ आपने बताई? यस। यस सर। क्या किस टाइप की बुक आप पढ़ती हैं? मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना है, अभी मैंने काफी टाइम से तो नहीं पढ़ा है, पर जब मैं फ्री टाइम में होती हूँ, मतलब एग्जाम्स वगैरह नहीं होते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना। उसमें सर चीजों को लाइक अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी को ला सकते हैं, कैसे अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, बेसिकली उन सब चीजों के बारे में लिखा होता है, जिससे कि एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है उसको पढ़, मतलब ऐसे बुक्स पढ़ने के बाद। तो कौन से बुक पढ़ी है लास्ट लास्ट टाइम आपने, कभी रिसेंटली, और इससे पहले आपने कौन सा यस बुक पढ़ा है, कोई याद है? सर, मैंने पढ़ा था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हम्म। उसका थीम बता सकती हैं, जिसको थ्री थ्री फोर सेंटेंसेस में? क्या ये बुक किस चीज की जोसेफ बात मुर्फी करती ने है? लिखा। यस सर। सर इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की जाती है, कि जैसा जो हम अपने आप को बोलते हैं, जैसे हम अपनी लाइफ को देखते हैं, मतलब अपने इंटरनल माइंड से कि हमारे साथ ये हो रहा है, जैसा मतलब जो जो जैसा हम सोचते हैं अपने बारे में, या फिर अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने आसपास के बारे में,
तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बिल्कुल उसको उसे नहीं पता होता है कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। उसे वो जैसा आप बोलते हो अपने बारे में, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा उसी को कैप्चर करता है और फिर चीजें उसी उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। अगर आप नेगेटिव अपने बारे में बोलते हो तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको उसको ही वो सच मान के एक्सेप्ट करके फिर वो चीजें उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। अच्छा, तो तो आप इसमें सुनती होंगी, आपने हाँ जी सुनती आप सुनती होंगी कि कोई भी बुक बेस्ट सेलर हो गया, ये बुक बेस्ट सेलर हो गया, तो क्या क्राइटेरिया होता है बेस्ट सेलिंग बनने का कोई भी बुक का? सर, कैन आई गेस? हाँ, सर गेस करिए। मतलब नंबर ऑफ जो कॉपीज होती हैं वो ज्यादा जब सोल्ड हो जाती हैं, मिलियंस में अगर सोल्ड हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग उसको काफी पसंद कर रहे हैं, उसको पढ़ना पसंद कर रहे हैं। हम्म। और फिर उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं अलग अलग तरीके के, तो शायद हम्म। ये रीजन हो सकता है उसको बेस्ट नहीं, सेलर बनने का। मिलियंस नहीं, 10,000 बुक होना चाहिए आपका सेल होता है तो बेस्ट सेलिंग में इंडिया में आ जाता है। डिफरेंट में कंट्री में डिफरेंट क्राइटेरिया है। जैसे इंडिया की मैं बात सर, करूँ तो ठीक है। और वो बुक के ऊपर लिखा होता है 1 मिलियन प्लस बेस्ट सेलर ऐसे करके, हाँ बहुत तो वो सारे ऐसे सेल हो, बुक्स हाँ। होते हैं। हाँ तो वो सेल हो जाता है, मतलब उनका हो गया कि मिनिमम क्राइटेरिया ये है। ठीक है। जीएसटी क्या होता है, आपने सुना है जीएसटी के बारे में? हाँ सर, सुना है। क्या है जीएसटी? सर ये टैक्स होता है। हम्म। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी नहीं जीएसटी। नहीं, आप जीएसटी के बारे में बताइए सिर्फ। जीएसटी क्या है? सर जो भी हम चीजें यूज करते हैं हम्म। प्रोडक्ट और सर्विसेज पे हम्म। इनडायरेक्ट जो टैक्स लगता है, उसे जीएसटी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। हम्म। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया? जीएसटी कभी सुना है आपने, फादर ऑफ जीएसटी किनको कहा जाता है? हाँ सर, मैंने नाम भी पढ़ा था, पर हम्म। मैं थोड़ा सा भी सर, कैन आई गेस? हाँ, गेस करिए। लाल कृष्ण आडवाणी। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। सॉरी उनको सर, फादर ऑफ, बिहारी हाँ उन, ठीक है, वाजपेयी सर, पर मुझे नहीं आ रहा था। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने हाँ जी सर। इसको उनको कहा जाता है। ठीक है। और फर्स्ट कंट्री कौन था जो इसको इम्प्लीमेंट किया था इस टैक्स को? सर नो आइडिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पेमेंट गेटवे क्या होता है, आप जानती हैं, कभी सुनिए पेमेंट गेटवे? कुछ हाँ टाइप्स जी बता सर। सकते हैं? हाँ, क्या होता है? सर जैसे कि हम जब डिजिटली कोई भी फंड या फिर कुछ भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जो गेटवे होता है, मतलब एक सर मतलब एक मीडियम होता है जिसके थ्रू अलग अलग जैसे कि अ, सर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, हाउ कैन आई एक्सप्लेन? अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? सर मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स होते हैं। और सर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें सर दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है और एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। हम्म। सर डायरेक्ट में जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और रीफाइनेंस फैसिलिटी होती है। और सर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, ये सब होते हैं। क्या होता है एसएलआर, क्या होता है? सर ये जो हमारा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, जैसे पर डे किसी भी ब्रांच का जो आफ्टर बैंकिंग आवर्स जो एडजस्टेड नेट बैंक एनडीटीएल होता है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को अपने साथ मेंटेन करके करके रखना होता है, इन केस अगर कोई एनपीए होता है तो वो लॉस एब्जॉर्ब कर सके। एनपीए क्या होता करेंटली है? इट इज 5%। हाँ एनपीए जी क्या सर। होता है? एनपीए क्या होता है? एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग असेट। जब कोई लोन 90 डेज तक उसका अगर प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट कुछ भी ना आए, तो 90 डेज के बाद वो नॉन नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है।
अच्छा, तो अभी एनपीए कितना है इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में? ये सर सर अभी जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी दिसंबर में आरबीआई की, उसमें कॉमर्शियल बैंक्स का बताया गया है कि ग्रॉस एनपीए जो है वो 3.2% है। तो अभी एनपीए इधर रिसेंट मतलब 10 इयर्स में लोएस्ट है। तो क्या इनिशिएटिव ऐसा लिया गया है कि वो एनपीए घटते जा रहा है? सर मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। अच्छा, पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में जरा सुनिए कभी, क्या होता है पीएम स्वनिधि स्कीम? सर ये 2020 लॉकडाउन के टाइम लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सर हम्म। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होता है, उनको उनको इनकम कैपिटल एज ए कैपिटल लोन दिया जाता है जो कि कोलैटरल फ्री होता है। और ये पहले 10,000 तक दिया जाता है। और अगर वो रीपेमेंट टाइम से करते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम वो 20,000 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर वो भी वो मतलब रीपेमेंट जो है वो टाइम से करते हैं तो वो फिर नेक्स्ट टाइम 50,000 तक मतलब लोन अवेल कर सकते हैं हाँ, बैंक से। मैक्सिमम 50,000। और वेरी ये गुड। 7% चार्ज करता है। वेरी गुड। आप ये बताइए कि स्टार्टअप आप सुनी होगी ना, स्टार्टअप, यस सर। यूनिकॉर्न स्टार्टअप, ये सब टर्म अक्सर आ रहा है, तो क्या होता है यूनिकॉर्न, क्या होता है यूनिकॉर्न कंपनीज, सर क्या होता जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन जो है 1 बिलियन प्लस हो जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फिर वो यूनिकॉर्न हो जाता है, यूनिकॉर्न बन जाता है। कुछ नाम बता सकती हैं कुछ जो यूनिकॉर्न कंपनी रिसेंट ईयर्स में बनी है स्टार्ट? 2023 में अभी दो दो यूनिकॉर्न कंपनी हुई है, एक जेप्टो और एक इनक्रेड। हम्म। यस अच्छा, मुद्रा स्कीम क्या होता है? सर ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होता है। सर इसमें अप टू 10 लाख तक लोन नॉन कोऑपरेटिव और फार्मर्स को लोन अवेल करने की फैसिलिटी दी जाती है अप टू 10 लाख। और सर इसमें ये इसके कैटेगरी होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में सर अप टू 50,000 तक लोन अवेल कर सकते हैं, और किशोर में 50 to 5 लाख तक, और तरुण में 5 to 10 लाख तक। और ये विदाउट कोलेटरल होता है सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए ब्लू कलर्ड आधार कार्ड के बारे में सुनिए आप? यस सर, ये सर बाल आधार होता है, बिलो 5 इयर्स के लिए ये हम्म। होता है बाल आधार। अच्छा। अच्छा, अभी एक न्यूज में था एक टर्म, ये अभी सुने होंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्या होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड? सर इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है ये कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी अगर उसको डोनेशन देना होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो फिर बॉन्ड के थ्रू दे सकता है। जो एसबीआई सिर्फ ऑथराइज्ड है इसको लॉन्च करने के लिए, मतलब इसको इश्यू करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को। ये एक तरह का डोनेशन है सर, जो कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहे तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दे सकता है। क्या डिनोमिनेशन होता है, मतलब कुछ भी कितना भी रुपया दे सकते हैं, मतलब क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया, कुछ डिनोमिनेशन क्राइटेरिया होता है? 1,000, 10,000, 1 लाख ऐसे डिनोमिनेशन होते हैं इसके। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए अभी रिसेंटली भारत रत्न किन को दिया गया है? सर ये अभी 5 लोगों को दिया गया है। अ, हम्म। सर एक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, वो एक्स सीएम थे बिहार के, उनको। और एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और सर कैन आई टेक 1 मिनट? हाँ बिल्कुल, आप सोच कर बताइए, टेक योर टाइम। सर एक लाल लाल कृष्ण आडवाणी है। और एक चौधरी चरण सिंह, जो एक्स सॉरी सर, मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है। ये चौधरी सब चरण इन सिंह, हाँ टोटल सही बोल रहे 5 हो, वो पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर थे, वो रहे थे, और आपके वही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है। और कितने नाम बच गए? सर 3 हुए, 2 बचे हैं शायद। पीवी नरसिंह राव। हाँ जी सर, पीवी नरसिम्हा राव और
एक केस है शायद, अब वो तो हो गया कर्पूरी ठाकुर। सर मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैंने पढ़ा। चलिए ठीक है। अभी बैंक के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? बिगेस्ट चैलेंज आप क्या सर देखती है बैंकिंग इंडस्ट्री में? सर एनपीए भी एक चैलेंज है, क्योंकि इट शुड बी आइडियली जीरो होना चाहिए, लेकिन ठीक है। अभी भी एनपीए है बैंकों में। और और दूसरा सर, जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो बैंक जो अपनी सर्विसेज ऑनलाइन लेके आ रहे हैं एप्स के थ्रू, तो फिर उसमें सर साइबर थ्रेट का और फ्रॉड का भी प्रॉब्लम है। लाइक अभी रूरल एरियाज में लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं, वो ओटीपी वगैरह शेयर कर देते हैं, तो इसके लिए एक रूल्स लेके, मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो चीज थोड़ा सा अवॉइड हो सके। और सर मुझे इतना ही याद आ रहा अभी। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन है बायोलॉजी में, ठीक है? हाँ जी तो सर। आपका सब्जेक्ट का आप कैसे यूज करेंगे बैंक की इंडस्ट्री में? आपकी पढ़ाई का सर कुछ यूज है यहाँ पे? सर ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं, पर इनडायरेक्टली यूज है। जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लोन प्रोवाइड करना होता है, और जैसे पोल्ट्री फार्म के लिए लोग अप्रोच करते हैं बैंक को लोन के लिए, और फार्मा टेक जो सेक्टर्स हैं वो भी अप्रोच करते हैं। तो फिर सर मैं उनके रिक्वायरमेंट को मैं ज्यादा अच्छे से बेटर समझ पाऊंगी बाकी लोगों से, क्योंकि मुझे थोड़ा प्लांट्स की, एनिमल्स की थोड़ा सा वो नॉलेज है जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में करी है। तो एग्रीकल्चर जो लोन्स होते हैं, एनिमल रिलेटेड, पोल्ट्री रिलेटेड जो भी लोन्स वगैरह हैं, उनके रिक्वायरमेंट को मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। अच्छा, आपके रोल मॉडल कौन है? कोई है बैंकिंग इंडस्ट्री में? आप क्यों, कब सोचा, आपने कैसे सोचा है कि मुझे बैंक में करियर बनाना है? तो सर आफ्टर डूइंग बीएससी मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं हायर स्टडीज के लिए जा सकती थी, मास्टर्स और रिसर्च के लिए, या तो मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा सकती थी। तो सर जैसे कि एज सच बैंक में रोल मॉडल तो नहीं, पर हाँ सर मेरे कॉलेज के जस्ट बगल में, मतलब कॉलेज कैंपस में ही ब्रांच थी इंडियन ओवरसीज बैंक की, जहाँ पे सर जो ब्रांच मैनेजर थी वो एक लेडी थी। तो मैंने अपना अकाउंट वहाँ खोल रखा था स्कॉलरशिप वगैरह के लिए। तो मैं हमेशा विजिट करती रहती थी, तो वहां से मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि अ, मुझे मतलब बैंकिंग सेक्टर ट्राई करना चाहिए, अगर मैं कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रही हूँ तो। अच्छा, तो आपने कभी किसी बैंकर का इंटरव्यू सुना है कभी? जैसे क्या होता है कि जो जिससे आप इंस्पायर्ड होते हैं, तो उसकी तरह आप बनना चाहते हैं। जैसे साइंटिस्ट अगर मैं सोचूं तो मैं एपीजे अब्दुल कलाम को काफी एडमायर करता हूँ, उनकी तरह अगर बनना चाहूंगा, जो भी साइंस में फील्ड में जानना चाहते हैं। तो आप ऐसा कोई किसी को फॉलो करती है बैंकिंग इंडस्ट्री में? सर एज सच ऐसा कोई नहीं है, मैंने कभी ऐसा। अच्छा। अच्छा, आईएमएफ क्या होता है? आईएमएफ क्या है? सर ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। हम्म। सर इसमें 190 मेंबर्स हैं। और हम्म। बेसिकली जो इनके मेंबर कंट्री हैं उनको इकोनॉमिकली बूस्ट करने का काम करता है। उनकी अगर वो कभी, मतलब कोई इन्हें प्रॉब्लम है क्रेडिट को लेके या फिर किसी भी तरीके से, तो वो फिर अपने मेंबर कंट्री को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है बाई बाई लैंडिंग लोन्स एंड ऑल। अभी कौन है चीफ, कौन है आईएमएफ का? सर इट वाज लाइक क्रिस्टीना समथिंग सर। हाँ, करे, सही बोल रही है। क्रिस्टीना याद नहीं आ क्रिस्टि रहा पूरा, हाँ, क्रिस्टीना समथिंग था। क्रिस्टिना जॉर्जियो। ठीक है। अच्छा, एआईबी क्या होता या है? सुना कभी एआईबी? AIIB। सर एआईआईबी। एशिया, इस एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर, सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ा है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक। कहाँ पे है इसका हेड ऑफिस? हाँ सर एग्जैक्टली नहीं याद है, पर मे बी इट वाज जेनेवा। नहीं, ये बीजिंग। जब एशिया है तो फिर आप एशिया गेस कर सकते हैं ना, तो चाइना है। ठीक है। और एनडीबी, बीजिंग। एनडीबी का नाम सुना है आपने? NDB, हम्म। नेशनल डेवलपमेंट बैंक।
न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे आईएमएफ है तो इस डेवलपमेंट। तरह एनडीबी, वर्ल्ड बैंक उसी तरह एआईबी। ठीक है, एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई। शंघाई कहाँ पे? शंघाई सर चाइना। करेक्ट, चाइना में है, बिल्कुल सही। और फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। हम्म। सर इसमें, सर मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, सॉरी। अच्छा। अच्छा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से क्या समझते हैं आप? सर आप जैसे कि सर प्राइवेट एंटिटी का गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेता है, अ, जो पूरा शेयर है जो प्राइवेट एंटिटी का, वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेता है। तो फिर वो कन्वर्जन जो होता है प्राइवेट से गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। तो बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? सर पहला 1969 में हुआ था, उसमें 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे। और दूसरा 1980 में हुआ था, उसमें टोटल 5 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे। 5 या 6? 5। अच्छा, 6 नेशनलाइज हुए थे। अच्छा, एक बात बताइए आप कि सपोज आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करेंगे? सर पहले तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन मेरा नहीं होगा। अ, मैं सर मुझे लगता है कि सिलेक्शन होना चाहिए मेरा, क्योंकि मैं हूँ डिजायरेबल। और सर अगर नहीं होता है तो, अब सर इन केस अगर नहीं होता है बाय चांस, तो सर मैं वापस से ट्राई करूंगी। जैसे क्या है, आप बाकी कैंडिडेट से आप डिफरेंट क्यों हैं? आप ही को क्यों सेलेक्ट किया जाए? सर बाकी कैंडिडेट भी उतने ही नॉलेजेबल हैं, क्योंकि वो उन्होंने भी सेम एग्जाम क्रैक किया है सेम टाइम पे। पर सर मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, मे बी सर वो बैंक के ग्रोथ के लिए या फिर बैंक के लिए यूजफुल हो ज्यादा उन लोगों से। जैसे कि सर मैं थोड़ा क्रिएटिव माइंडेड हूँ, सर मैंने जैसे बताया मेरी हॉबी भी है आर्ट हम्म। एंड क्राफ्ट क्राफ्ट करना। तो मुझे लगता है अगर ड्यूरिंग माय वर्क अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी, जैसे कभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो सर नई नई गैजेट्स एप्स वगैरह बैंक भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ। और सर मैं एडाप्टेबल नेचर की हूँ, और लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी हूँ। और मतलब मैं अपने कामों को लेके बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ। तो सर मुझे लगता है कि मैं मतलब बैंक को अच्छी सर्विस दे पाऊंगी, बैंक की ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी कितना है इंडिया में? अभी रिसेंट आरबीआई का रिपोर्ट आया, उसके अकॉर्डिंग कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, कैन आई गेस? हाँ, गेस करिए। 49 पॉइंट समथिंग, 49 पॉइंट। 49 पॉइंट? अच्छा, नहीं, 6.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। और जैसे बैंक में तो आपको 8 बजे तक 9 बजे तक रुकना पड़ेगा, तो कैसे मैनेज करेंगे आप, कैसे हैंडल करेंगे? पीओ का जॉब थोड़ा सा हेक्टिक होता है, तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? सर मैंने बताया मैं बहुत कमिटेड हूँ अपने काम को लेके। तो हम्म। मुझे टाइम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं हम्म। ट्राई करूंगी कि थोड़ा बैलेंस करके चलूं, अपनी हम्म। काम थोड़ा टाइम से खत्म कर पाऊं, और फिर बाकी चीज बैलेंस कर पाऊं। हम्म। ठीक है, आपका इंटरव्यू यही समाप्त होता है, अनन्या। और आपको मैं कुछ फीडबैक देना चाहूंगा। देखिए, आपका नॉलेज तो अच्छा है ओवरऑल, और लेकिन थोड़ा सा ना करंट से रिलेटेड चीजों को थोड़ा आप ध्यान रखिए। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपने अच्छा बताया। अब जैसे जीएसटी है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप जितना जानती हैं उतना बता दिए, फबल नहीं करना है। बहुत जगह आप फबल कर रही हैं, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। स्पेसिफिक पॉइंट देना है, छोटा रखना है, ठीक है, टाइट, मतलब थोड़ा सा हाँ स्पेसिफिक 2-3 सेंटेंस 4 सेंटेंस में इसको खत्म करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसको खींचने का कोशिश नहीं करना है। ठीक है। और इंट्रो आपने जैसे मैं बताया, थोड़ा सा उसको शॉर्ट रखिए इंट्रो को। ठीक है,
काफी लंबा था आपका इंट्रो, तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करें, ठीक है? उसमें ज्यादा नहीं बताना आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका, और आपकी सर हॉबी जैसे क्या आपने है। बताने के लिए ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने, आपने बोला हम्म संक्षिप्त में अपना अपना इंट्रो बताओ। हम्म। तो संक्षिप्त में रखना है, मतलब 4 से 5, ज्यादा चीजें उसमें इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है? और तो सर कहीं उसमें के क्या इंट्रो में? इंटरव्यू में सिर्फ आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सीधे ग्रेजुएशन पे आना है, ठीक है? आपने होम स्टेट तो बता ही दिया, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट बता ही दिया, स्टेट बता ही दिया, और हॉबी बता हॉबी? दीजिए, हॉबी बता दीजिए क्या है, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी बता सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? इससे ज्यादा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और सपोज आपको नहीं आया तो फवल नहीं करना है, जो मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दीजिए, और कोशिश करिए गलत जवाब नहीं देना है, ठीक है? जैसे आपने मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछा तो आपने 49%, ठीक है? तो इतना नहीं होता है, नहीं आता सिंपल बोलिए ना कि नहीं आता है, हाँ, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? ओवरऑल आपका नॉलेज लेवल काफी अच्छा है। और थोड़ा सा यूपी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, एयरपोर्ट में जैसे अभी रिसेंटली न्यूज में था अभी, ठीक है? और यूपी में अभी जो भी चल रहा है, जैसे अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अभी कल होने वाला है यूपी में, तो उससे रिलेटेड आएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आया है, जैसे नोएडा में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, उसके बाद सोनभद्र है 79,000 करोड़, ठीक है? तो ये सब चीजें जो भी थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ के जाइएगा। अभी खासकर जो कब है आपका इंटरव्यू? सर 22 को ही है। हाँ, तो अभी जो है वो 4-5 दिन से अभी न्यूज़पेपर अभी आप पढ़िएगा कंटिन्यूसली, हिंदी पेपर भी पढ़िएगा, और इन इंग्लिश का भी एटलीस्ट हेडलाइन सबको पता होना चाहिए, ठीक है? बाकी आपने काफी अच्छा जवाब दिया है, बहुत सारे सर क्वेश्चन का आपने। लैंग्वेज, हम्म। सर बोलिए। लैंग्वेज तो यूज ऐसे जैसे बोल रही थी, लैंग्वेज ठीक है ना सर? हाँ, लैंग्वेज 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 ठीक है, कॉन्फिडेंस है, बस फबल मत करिए, वो तो लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी लगती है उससे, ठीक है? लेकिन आपकी नहीं आता पर्सनालिटी। तो बोल हाँ, देती हूँ। नहीं आता तो सिंपल सॉरी बोलिए, वो खुद ही स्किप कर जाएंगे, वो खुद ही अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है? कि मुझे नहीं आता है, चाहे आपको 2 लाइन पता है, 2 लाइन बताकर चुप हो जाइए, ठीक है? उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराने का ना कॉन्फिडेंस, आप शुरुआत में काफी कॉन्फिडेंस आपका ये रहा था, ठीक है? आप बीच में आपने बहुत सारा सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया, जैसे पीएम स्वनिधि स्कीम, मुद्रा स्कीम मैंने पूछा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, ठीक है? गोरखपुर के बारे में मैंने पूछा, वो राप्ती रिवर के किनारे है, ठीक है? बसा हुआ शहर है। और एयरपोर्ट अभी 21 एयरपोर्ट है यहाँ पे। जीएसटी जैसा है कि वन नेशन, ठीक है, वन टैक्स का कंसेप्ट है इसमें, ठीक है? तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और रोल मॉडल पे मैं ये कहना चाहूंगा कि रोल मॉडल कोई विमेन से रिलेटेड आप रखिए, जैसे अरुणिति रॉय, ठीक है? उन्होंने वो हाँ रोहित। एसबीआई की चेयरमैन थी, वो एज ए पीओ ज्वाइन की, और फिर जो है वो टॉप पे पहुंची। तो एज ए गर्ल सर आपके लिए वो। नाम हम्म। याद आ रहा था मुझे, पर उनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं हाँ, बोल तो नहीं सकी। थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए उनके बारे में, क्योंकि एक रोल मॉडल से क्वेश्चन आते हैं, सब जनरल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा रखिएगा तो सही रहेगा, ठीक है? एज ए गर्ल, एज ए वुमेन, आपके लिए रोल मॉडल सबसे बेस्ट है, तो कॉन्फिडेंटली उनके बारे में बताइए। और ठीक है, अगर वो भी पूछें कि आप अगर अपने अपने आप को कहाँ देखती हैं आफ्टर 20-25 ईयर्स, तो कहिए कि मैं सीएमडी, मैं भी उनकी तरह बनना चाहूंगी बैंक में, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, तो लास्ट में आपने सही बताई कि मैं फिर से ट्राई करूंगी, ठीक है? ये सिंपल जवाब होता है, इससे लगता है कि ये पॉजिटिविटी आती है, ठीक है? ओवरऑल आपका पर्सनालिटी पॉजिटिव है, नो डाउट, एटीट्यूड पूरा पॉजिटिव है, ठीक है? तो कुछ कुछ चीजों में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछा वो जनरल क्वेश्चन है, उसको पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, ठीक है? और पेमेंट गेटवे के बारे में जैसे मैंने पूछा, पेमेंट गेटवे जैसे है ना, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, आपने सुना होगा ना, रुपे कार्ड अभी हम लोग लॉन्च किए हैं, तो ये है, ठीक है? तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा है, और आप अच्छे से दीजिए इंटरव्यू अनन्या, ठीक है? मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से फीडबैक फीडबैक है, तो आप ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक अनन्या। थैंक यू सर। पूछा कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से क्या समझते हैं, तो कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखा करिए, जैसे कीवर्ड है उसमें, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है था, वो क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की तरफ बढ़ना, ठीक है? इस टाइप का जो है कुछ कुछ जो है ना टर्म कीवर्ड्स, उसको यूज करना चाहिए, उससे काफी फायदा होता है, इससे एक इंप्रेशन जानता है। और जितना फैक्ट हो सके, अगर आप अगर यूज करते हैं, कुछ रिपोर्ट यूज करते हैं, कमिटी अगर दिमाग में है, कुछ चीज को आप प्रेजेंट कर रही हैं, तो सर उससे जैसे जो है मैंने ना। फाइनेंशियल स्टैंडर्ड की रिपोर्ट का वो बताया, वो सही था, दिसंबर कौन? का, वो मैंने पढ़ा था सर। हाँ, वो अच्छा था, तो वो करना चाहिए, कोर्ट वगैरह जितना भी ये सब कोई अगर रिपोर्ट आया हो उसको कोर्ट करते हैं, कोई कमेटी हो, तो उससे क्या होता है ना, वो आंसर काफी अच्छा होता है, ठीक है? तो आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।